This is third lecture of the chapter nucleus for class 12 physics. So here we have to discuss about energy in decay. तो ऑलरेडी हम लोग को मालूम चल गया कि एक स्टेबिलिटी बेल्ट से मालूम चल गया कि कौन सा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है. ठीक है, अनस्टेबल होता है. जैसे जनरली आपको 20 तक जनरली न्यूक्लियस क्या होता है, स्टेबल होता है. उसके बाद स्टेबिलिटी ग्राफ बताया था. लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है आपका कितना, कौन है, बिस्मथ. उसका ऊपर जितना भी न्यूक्लियस है लगभग अनस्टेबल होता है. ओके, तो स्टेबल होने के लिए आपको जनरली दो टाइप का डीके होता है. एक होता है आपका अल्फा डीके और एक क्या होता है, बीटा डीके. हम लोग मेनली अल्फा डीके पढ़ रहा था. ओके, सो यहाँ पे अल्फा डीके में जब भी हम लोग इक्वेशन लिखता था ना, ठीक है, तो लास्ट में यहाँ पे एक एनर्जी हम लोग लिखते हैं. हाँ, तो इसके लिए मैं एक रिगार्डिंग थोड़ा सा स्टोरी बताऊंगा. जैसे मान लो कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज से, आउटर मोस्ट सेल में नेगेटिव, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज से, आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है. दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है. तो इलेक्ट्रॉन को जब भी हम लोग रिमूव करना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोग देना होता है, जिसको हम लोग आयनेशन एनर्जी बोल सकते हैं, वर्क फंक्शन बोल सकते हैं. ठीक है, केमिस्ट्री के टर्म्स में इसको आयनेशन एनर्जी होता है, फिजिक्स के टर्म में क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है. तो ये हम लोग किसके अगेंस्ट में वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं. लेकिन जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है, उसका तो रीजन चार्ज नहीं है. तो उसका क्या रीजन है, व्हाट इज रीजन बिहाइंड दैट. तो वो रीजन मेनली क्या है कि जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक साथ रहता है, बाद में इसको पढ़ाएंगे न्यूक्लियर फोर्स को. तो क्या होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का थोड़ा थोड़ा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. और जो एक साथ रहता है, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. इससे मान लेते हैं कि आपका हाइड्रोजन हीलियम एटम है. हीलियम में आपको 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है. मान लेते हैं कि जब हीलियम का न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन 4 है, मान लेते हैं न्यूक्लियस का मास है 4 kg. मान लेते हैं, नॉट 4 kg, सॉरी, मान लेते हैं कि प्रोटॉन का मास है 2 kg सेपरेटली है, 2 kg सेपरेटली, न्यूट्रॉन का मास है 2 kg सेपरेटली अलग अलग करके. जब वो दोनों न्यूक्लियस में रहेगा ना, तो देखा गया कि कुछ मास कम हो जाता है, 3.98 kg होना चाहिए था 4 kg. लेकिन जब एक साथ रहता है ना, जब न्यूक्लियर बाइंडिंग हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, तो थोड़ा सा मास किसमें कन्वर्ट होता है, कन्वर्टेड टू व्हाट, एनर्जी. और जो मास कम हो जाता है वो मास को हम लोग क्या बोलते हैं, मेनली मास डिफेक्ट. सो अभी देखो यहाँ पे, ये हो गया आपका जो पेरेंट न्यूक्लियस है, ये हो गया अल्फा पार्टिकल निकल गया, और ये हो गया आपका डॉटर न्यूक्लियस. एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2, एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाय 4. सिंपल क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछता है. जब अल्फा पार्टिकल निकलते हैं न्यूक्लियस से, देन एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज बाय 2 एंड एटॉमिक मास इज डिक्रीज बाय 4. और कुछ एनर्जी निकलते हैं, एनर्जी. ठीक है, यही जो एटॉम बम वगैरह होता है ना, इसी एनर्जी की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है. ठीक है, अभी देखो ये एनर्जी एक्चुअली क्या है, देखो वो एनर्जी बेसिकली मास डिफेक्ट का वजह से होता है, मास डिफेक्ट. तो मास डिफेक्ट होता है आपका जो इसका न्यूक्लियस का मास, ठीक है, इसका न्यूक्लियस का मास माइनस इसका समेशन करने से जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, दैट इज मास डिफेक्ट. सो एनर्जी ड्यू टू डेल्टा एम इज इक्वल टू, हम लोग पता है आइंस्टाइन इक्वेशन, E इज इक्वल टू mc². तो डेल्टा एम इंटू c². जो मास, जो डिफरेंस मिलेगा, जो मैंने थोड़ा देर पहले बोला था, जो मास डिफरेंस मिलेगा वो मास एनर्जी का फॉर्म में निकलेगा. तो डेल्टा एम इंटू c². तो डेल्टा एम का जगह हम लोग ये लिख सकते हैं, पेरेंट न्यूक्लियस का मास और अल्फा पार्टिकल का मास, और ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियस का मास. तो दोनों का जो डिफरेंस है इनटू क्या होगा, c². तो एनर्जी और जो हीट एनर्जी, तो एनर्जी हीट का फॉर्म में निकलेगा, तो उसको क्यों लिख सकते हैं, इज इक्वल टू c². एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि न्यूमेरिकल आएगा तो शॉर्टकट चाहिए होगा. Q इज इक्वल टू क्या होगा, ये पेरेंट न्यूक्लियस का मास, और ये हो गया अल्फा पार्टिकल का मास, और ये क्या हो गया आपका डॉटर न्यूक्लियस का मास, इनटू क्या होगा 931.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा. हाँ, न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, तो डायरेक्ट आप शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट इज मोमेंटम कंजर्वेशन. इसे मान लेते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस से
ठीक है। तो पैरेंट न्यूक्लियस से जब एक अल्फा पार्टिकल निकलेगा, ठीक है, निकलेगा ये डायरेक्शन में, मान लेते हैं v अल्फा स्पीड में निकला, तो ऑब्वियसली बात है, जैसे हम लोग एक गन से जब बुलेट निकलता है तो गन पीछे की तरफ मूव करता है, और गन का जब स्पीड होता है दैट इज कॉल्ड रिकॉइल वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी क्या होगा, जो डॉटर न्यूक्लियस है वो पीछे की तरफ मूव करना जाएगा, पीछे, तो उसका वेलोसिटी मान लेते हैं कि vy। तो हम लोग को पता है कि ये तो रेस में था, तो इसका इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम क्या होगा, 0 होगा। पूरा सिस्टम का मोमेंटम, इससे तो ये दोनों निकला है ना सेपरेट बाय, तो इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होगा, 0 होगा, कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम प्रिंसिपल। तो ये 0 मतलब इसका मोमेंटम का समेशन 0, दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, तो क्या होगा, इसको पॉजिटिव लेंगे, तो मास ऑफ अल्फा वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस इज इक्वल टू क्या होगा, 0। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल का जो मोमेंटम है, तो डॉटर न्यूक्लियस का जो मोमेंटम है, दोनों क्या है, सेम है। यहाँ से भी देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ से भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड अल्फा पार्टिकल। जैसे ये था आपका पेरेंट न्यूक्लियस, एंड ये हो गया अल्फा पार्टिकल, ये हो गया आपका डॉटर न्यूक्लियस, और आपको ये एनर्जी मास इज कन्वर्टेड टू और एनर्जी थोड़ा देर पहले जो बताया था, ठीक है। सो क्यू जो एनर्जी जो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, वो कहाँ से मिलेगा आपका, अल्फा का काइनेटिक एनर्जी एंड ये जो पेरेंट्स न्यूक्लियस का, सॉरी डॉटर न्यूक्लियस का काइनेटिक एनर्जी का समेशन होगा। तो ऑलरेडी हमको पता है कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, ये फॉर्मूला तो 11वीं क्लास में भी पढ़ाया था, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, p स्क्वायर बाय 2m। तो यहाँ पे लिख सकते हैं p अल्फा स्क्वायर बाय 2m अल्फा, मतलब अल्फा पार्टिकल्स का मास और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम का स्क्वायर, ठीक है। और इसका जगह हम लोग लिख सकते हैं डॉटर न्यूक्लियस का जो मोमेंटम का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू my, मतलब मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस। फिर ऑलरेडी हम लोग को मालूम है कि जैसे मान लो कि एक न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो डॉटर जो न्यूक्लियस है उसका जो मोमेंटम है और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है, सेम होता है ना, सेम होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कॉमन में p स्क्वायर, इसमें p स्क्वायर लिख सकते, बाकी एज इट इज से। फिर उसके बाद आप देखो 2 को कॉमन ले लिया, 2 को कॉमन लेके उधर लेके गए, तो यहाँ पे डिवीजन होगा, यहाँ पे इंटू होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1/2 होगा ना, हाफ उधर जाएगा तो 2 क्यू होगा। बाकी आपको यहाँ पे m अल्फा और my दोनों का एलसीएम लेने से क्या होगा, p स्क्वायर इंटू ये कट जाएगा, तो my प्लस p स्क्वायर इंटू m अल्फा, ओके। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो p स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, p स्क्वायर कॉमन आने से my प्लस m अल्फा, बाकी इसका साथ इंटू हो जाएगा 2q m अल्फा इंटू my, ओके। अभी देखो p स्क्वायर इंटू क्या होगा, 2q m अल्फा my बाय my प्लस m अल्फा, ओके। ये हो गया एक मेन फॉर्मूला। उसके बाद देखो, आप ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा की क्या था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा नीले लिखता हूं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा आपका, p अल्फा स्क्वायर बाय 2m अल्फा इज इक्वल टू, इसका जगह मैंने ये लिख सकता हूं 2q m इंटू अल्फा my, नीचे 2 इंटू एम अल्फा कॉमन, ये जो पार्ट तो नीचे आ जाएगा, my प्लस क्या होगा, m अल्फा। सो m अल्फा कैंसिल, 2 कैंसिल, इट मीन्स क्या मिलेगा आपको, q इंटू my मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस डिवाइड बाय मास ऑफ डॉटर न्यूक्लियस प्लस मास ऑफ अल्फा पार्टिकल। This is kinetic energy of what? Alpha particle. This is very important formula. Similarly, kinetic energy of daughter element निकालो, daughter nucleus निकालो, kinetic energy of daughter nucleus is equal to same होगा, नीचे होगा 2my into
एम वाई प्लस एम अल्फा, एम वाई प्लस एम अल्फा, ऊपर में आ जाएगा 2q एम अल्फा इंटू एम वाई। सो एम वाई कैंसिल, ठीक है, 2 कैंसिल, सो के ई वाई इज इक्वल टू आपको मिलेगा क्यू एम अल्फा, नीचे आ जाएगा एम वाई प्लस एम अल्फा। दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हाट, डॉटर न्यूक्लियस। दो फॉर्मूला है, दोनों इंपॉर्टेंट, ठीक है। बोर्ड में तो इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल, लेकिन आपको सीखना है, समझना है, नहीं समझोगे तो नहीं होगा। आगे 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 टाइम देना ही पड़ेगा, डिटेल जाओ तभी जाके कुछ होगा। सो एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूरेनियम से अल्फा पार्टिकल निकालना है, नेक्स्ट एलिमेंट थेलियम और एनर्जी निकला क्यू। तो यूरेनियम का मास दिया हुआ है, अल्फा पार्टिकल का मास दिया हुआ है, पॉइंट वगैरह भी लेना है, थेलियम का मास दिया हुआ है 234.043, ओके, एवरेज मास है, एवरेज पहले सीखा है। फाइंड क्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर एलिमेंट, डॉटर न्यूक्लियस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो हम लोग को पता है कि क्यू कितना है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इसको शॉर्ट में मैट्रिक्स लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डेल्टा में आराम से निकाल सकते हो, इसका मास माइनस ये दोनों का मास, ठीक है, जो भी मिलेगा पुट करो, देखो कितना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, फॉर्मूला थोड़ा सा ये याद किया था, क्यू तो यही है, यहाँ पुट करो, एम अल्फा दिया हुआ है, एम वाई दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है, कैलकुलेट करने से इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल ये कैलकुलेट करो, इतना मिलेगा। सॉरी, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हुए गलती कहते हैं, ये एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, हाँ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये एम वाई, बाकी तो सेम ही है। तो इसका मिलेगा 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ डॉटर न्यूक्लियस आपको मिलेगा 0.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा भी देखो ना, जब अल्फा पार्टिकल निकालता है ना, अल्फा पार्टिकल का मास कम है तो उसकी स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा मिलेगा। और रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगा, कम होता है, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या मिलेगा। गन से भी जब बुलेट फायर होता है ना, तो बुलेट का आपका स्पीड क्या होता है, ज्यादा होता है, गन का रिकॉइल वेलोसिटी क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इस टाइप का न्यूमेरिकल एनसीईआरटी बुक से भी सॉल्व करो। मेनली कॉन्सेप्ट लेके आपको क्या करना है, जितना भी एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है उतना सोल्व करने से उसी में से सारा क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। फाइनल में ना, अभी जैसे इंडिविजुअल जब पढ़ रहे हो ना, तो देखो सब आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा भी ध्यान से देख के अगर पढ़ोगे, अगर इसी में लगा रहोगे, देखना बहुत अच्छे से क्लियर होता है। लेकिन उसको अगर बाद में अगर हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, तो हम लोग फिर भूल जाते हैं। तो लास्ट में एग्जाम का टाइम में सब एक साथ हमको लेके जाना होता है ना हम लोग को, तो उस टाइम में प्रॉपर प्रैक्टिस चाहिए होता है। तो उस टाइम में अगर जैसे जैसे करके प्रैक्टिस करने से कन्फ्यूजन होने का चांस होता है, और कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो मेनली अभी से आपको क्या होता है, विदाउट डाइवर्ट होके आपको प्रैक्टिस में हमेशा लगा रहना है। आपको सोचना है कि नहीं, साइंस ले लिया तो और हम लोग को बाहर दिमाग लगा ही नहीं सकते, कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली आपको ट्राई करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं कोई भी क्लासेस लेता हूँ, हमको भी पहले थोड़ा देखना होता है क्या पढ़ाऊंगा, किस किस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, अभी क्या एंट्रेंस पैटर्न कैसा है, हमको भी टाइम देना होता है। जो भी टाइम नहीं देगा नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा। हाँ, विदाउट गिविंग टाइम इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है। और आर्ट्स वगैरह का बात अलग होता है, साइंस में तो आपको 11-12 में जो टाइम नहीं दिया, कितना भी परसेंटेज से क्लास 10 में नहीं होगा, ठीक है। मैंने क्लास 10 में कुछ भी परसेंटेज से, लेकिन आप टाइम दे रहे हो, दिल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको रिजल्ट होगा ही। ओके, फाइन।